हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बायोलॉजी के चौथे लेक्चर में आपको जीवों में जनन के स्पेशल टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आया हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया। तो ठीक है, और ये 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। आपको कुछ क्वेश्चन का मैं ट्रेंड दिखाऊंगा जो कि रिपीटेड हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। और आप यदि आधे घंटे तक इस वीडियो को रेगुलर देख लेते हैं तो कंफर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगर इस चैप्टर से आया तो। सारे डायग्राम भी मैंने लिए हैं, जो भी डायग्राम आपको दिखाना चाहिए, जो कि क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने लिया है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे वो E1 ग्रुप से या E2 ग्रुप से, आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर MCQ चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, तो आप हमारे प्ले स्टोर पे उदित फार्मेसी क्लासेज नाम से ऐप है, आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और वहाँ पे आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है बेसिक सॉल्यूशन नाम से, जो कि आपको मात्र 300 में प्रोवाइड कराएंगे हम लोग। बहुत बेहतर वहाँ पे क्वेश्चन का पैकेज दिया हुआ है, हैंड रिटेन नोट्स है, आपका कम समय में अच्छा तैयारी किया जा सकता है, उससे सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर इस कोर्स को लेने में कोई तरह का दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि युग्मक कहते किसको हैं। तो युग्मक का इंग्लिश होता है गैमीट। और गैमीट क्या होता है? जैसे कि मेल गैमीट यानी पुरुष का युग्मक क्या होता है? तो शुक्राणु होता है। महिला का युग्मक यानी फीमेल गैमीट वो क्या होता है? अंडाणु होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु क्या कहलाता है? युग्मक कोशिका कहलाता है। और शरीर में जो अन्य कोशिकाएं हैं वो अन्य कोशिका है। तो शुक्राणु और अंडाणु युग्मक है। और आपको बता दें कि हमारे शरीर में युग्मक कोशिकाएं जितनी भी होती हैं वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड को हम लोग एक एन से, सिंगल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिप्लॉइड कोशिका जो द्विगुणित, इसको क्या कहा जाता है? द्विगुणित। ये डिप्लॉइड कोशिका इसको बोला जाता है, द्विगुणित हिंदी में बोलते हैं। डिप्लॉइड कोशिका जो शरीर का मैक्सिमम कोशिका होता है वो 2n होता है, लेकिन जितने भी युग्मक हैं, चाहे वो शुक्राणु हो या अंडाणु हो, युग्मक कोशिका क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन डील हो गया आपका कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लॉइड होते हैं। आप एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं कराया वही क्वेश्चन आएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसमें मैं ब्रीफ में समझाता हूँ, पूरा डिटेल में जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये तो भाई 2-3 बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? मुकुलन माध्यम से। किस माध्यम से होता है? मुकुलन माध्यम से। या फिर ऐसे पूछ लेगा, मुकुलन माध्यम से किस में होता है प्रजनन? तो ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है किस प्रकार से होता है? मुकुलन से होता है, मुकुलन विधि से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी टॉपिक बहुत है जो कि एनसीईआरटी में नोट दिया हुआ है, इस कारण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कितने वर्ष में एक बार पुष्टिकरण, नहीं पुष्पीकरण से गुजरता है? तो ये प्लांट के नाम को आपको ध्यान रखना है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। 2-3 बार आप बोलिए, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसका ये एक वैज्ञानिक नाम है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसका जो नॉर्मल नाम है वो क्या है? नीला खुरंजी, क्योंकि इसका पुष्प किस कलर का होता है? नीला कलर का होता है, इसलिए इसका नीला खुरंजी इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, नीला खुरंजी पौधे का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना है। ये कहाँ पाया जाता है? तो केरल और कर्नाटक के पहाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल और कर्नाटक के पहाड़ियों में। और मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, उतना ही बता रहा हूँ जो कि आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस कारण से आ सकता है। अब जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कितने वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है, मतलब कितने साल में एक बार उसमें फूल खिलता है? तो भाई 12 वर्ष में। याद रखिए कि 12 वर्ष में एक बार उसमें फूल खिलता है।
ये एक टूरिस्ट पैलेस है, लोग यहाँ इस फूल को देखने भी जाते हैं। एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि 2006 में एक बार इसमें फूल खिला था और 2018 में फिर खिलेगा, क्योंकि 12 साल के बाद 2018 होना चाहिए, लेकिन वो नोट नहीं किया हुआ है, वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन इस स्लाइड से ये आ सकता है कि स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना का नॉर्मल नाम क्या है, तो नीला खुरंजी है। ये कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटका और केरल के पहाड़ियों में पाया जाता है। ये कितने वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है, तो 12 वर्ष में। ठीक है, चलिए हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, कौन सा है बंगाल का आतंक। तो बंगाल का आतंक इकोर्निया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इकोर्निया को। देखिए, कोई आतंकवादी का नाम नहीं है इकोर्निया। आपको बायोलॉजी में, आप जब हायर क्लास के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि डी फार्मा, जो भी 11th-12th लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे जो नॉर्मली बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि नॉर्मल नाम यूज करेगा, वो साइंटिफिक नेम यूज करता है। तो इकोर्निया को हिंदी में हम लोग जलकुंभी कहते हैं, जो कि आप ये फिगर देख के समझ पा रहे होंगे कि जलकुंभी जो पोखर तालाब वगैरह में होता है, तो उसी को इकोर्निया बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इकोर्निया, ये जलकुंभी का ही नाम क्या है, इकोर्निया पिसिटा है, जो कि बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बंगाल में जब भी बाढ़ आता है वो इसी के कारण, इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, ये बहुत जल्दी फैल जाता है पूरे पानी में, और जिसके कारण की बहुत प्रॉब्लम होता है। इस कारण से बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से किस पौधा को कहा जाता है, तो इकोर्निया को। किसको कहा जाता है, इकोर्निया को। यदि नॉर्मल नाम दे दे तो वो होगा जलकुंभी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहलाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, संतति का उत्पत्ति एकल जनक, संतति मतलब बच्चा, बच्चा का जो पैदा होगा, बच्चा जो पैदा होगा वो एकल जनक मतलब सिंगल पेरेंट होगा, उसका कोई एक ही होगा, या तो मम्मी ही होगी या तो पापा ही होगा। जैसे हम लोग का क्या है, दो पेरेंट है, एक मम्मी है एक पापा है, लेकिन नहीं, वैसा संतति नहीं। एक ऐसे संतति के बारे में बात कर रहा है जिसमें सिर्फ उसका एक ही पेरेंट हो, तो वो अलैंगिक जनन हो जाता है। वो कौन सा हो जाता है, अलैंगिक। लेकिन यही हो जाता है कि जैसे कि दो जनक हो, जैसे कि हम लोग का एक मम्मी है एक पापा है, तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है, माता पिता दोनों होते हैं, दो, एक मेल का जरूरत पड़ता है एक फीमेल का जरूरत पड़ता है। लेकिन अलैंगिक जनन में एक अकेला जीव ही अपने बच्चे को पैदा कर सकता है, तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो अलैंगिक जनन, जब द्विजनक के द्वारा होता है तो लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन के बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते हैं। और अलैंगिक जनन के बच्चे को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन, CLONE, क्लोन। आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है, क्लोन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्वेश्चन सेट भी किया है। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, फिर से क्वेश्चन है, अगुणित गुणसूत्र। अगुणित मतलब क्या होता है, एक गुणित, वही हैप्लॉइड। ठीक है, अगुणित मतलब एक गुणित, एक गुणित मतलब हैप्लॉइड, वो किस में पाया जाता है, तो अभी हम बताए थे कि युग्मक में, युग्मक कोशिका, चाहे वो स्पर्म हो या ओवम हो, यानी शुक्राणु हो या अंडाणु हो, उसमें कैसा कोशिका या कैसा गुणसूत्र होगा, एक गुणित या फिर अगुणित या फिर हैप्लॉइड कोशिका होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोड्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किस पौधा में बनाता है। देखिए, आपको फिगर से आंसर पता चल गया होगा कि ये जो आलू का पौधा होता है जिसको मैंने गोल गोल से घेरा हुआ है, वो उसी को नोड्स बोला जाता है, जहाँ से कि एक नया पौधा निर्माण लेता है। आँख, आलू का आँख, इसे ही बोला जाता है। ठीक है, यहीं से एक नए पौधे का निर्माण होता है आलू में। तो वही बोल रहा है कि नोड्स को, पहले बात तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलू। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि नोड्स को आँख किस पौधे में कहा जाता है, तो आलू में कहा जाता है। आलू का आँख किसको कहा जाता है, तो नोड्स को कहा जाता है। और आलू के आँख का काम क्या है, यानी नोड्स का काम क्या है, तो नए पौधे का उत्पन्न करना। ठीक है, तो इस स्लाइड से यही सब क्वेश्चन बना क्या, कि नोड्स को आँख कहते हैं जो कि निम्नलिखित किस पौधा में होता है, तो वो आलू में बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगुणित कोशिका फिर वही होगा, युग्मक। अगुणित कोशिका किसको कहते हैं, युग्मक को, जिसको हैप्लॉइड सेल कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो जो कि अगुणित कोशिका है, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु, किसका बात कर रहे हैं, शुक्राणु और अंडाणु का। तो शुक्राणु
और अंडाणु जब मिलता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? उसका संलयन मतलब क्या? मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलता है आपस में तो उसको निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। तो वही बात है कि अगुणित कोशिका के संलयन की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। भैया आपको ये तो पता होगा कि इस धरती पे जो आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा, ठीक है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है, लेकिन आपको बता दें कि कोई एक है जो कि अमर है, वो कभी मरता नहीं है। वो कौन है? तो एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं, मान लीजिए देखिए ये कोशिका है, ठीक है। वो जीव है जो कि एक ही कोशिका का है, इसी में इसका केंद्रक है, इसी में इसका जीवन है, ठीक है। लेकिन ये कभी मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये क्या होगा कि अपने को बड़ा करेगा। बड़ा करने के दौरान क्या करेगा? ये अपना प्रजनन करेगा। क्या करेगा? बड़ा होने के बाद सब कोई प्रजनन करता है, तो उसी तरीके से एक कोशिकीय जीव भी प्रजनन करेगा। जब ये प्रजनन करता है तो इसमें अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन, जो कि ये अपने शरीर को दो भाग में विखंडित कर लेता है, टुकड़ा कर लेता है। एक ये बना लेता है, एक ये बना लेता है, दो गो बन गया। तो इस तरीके से ये मरा तो नहीं, इसी से दो गो बन गया, जिस कारण से इसको अमर भी बोला जाता है कि ये मरता नहीं है। फिर ये भी वही होगा कि ये थोड़ा, इसका बच्चा भी यही करेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर ये छोटा सा दो कोशिका को बना देगा। तो इस कारण से ये जो एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं वो मरते कभी नहीं है, उनमें रिप्रोडक्शन के माध्यम से वो अमर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर जो अमर नहीं है, जो अमर मतलब कौन अमर है? तो वह है एक कोशिकीय जीव। कौन है? एक कोशिकीय जीव। याद रखिए कि सब तो अमर, कोई अमर नहीं है, लेकिन अपवाद पूछ रहा है कौन सा अमर नहीं है, उसमें से अपवाद पूछ रहा है, मतलब कौन सा अमर है। तो वो कौन है? एक कोशिकीय जीव। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा किया गया, आपको फिर से हम समझा देते हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि देखिए कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। सही बात है भैया कि हर प्राणी अमर नहीं है, लेकिन हाँ कोई एक अपवाद है। तो वो अपवाद कौन सा है? एक कोशिकीय जीव, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, मानव युग्मक, युग्मक मतलब क्या हुआ? शुक्राणु और अंडाणु। तो आपको हम बताए हैं कि शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है, युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? एन होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर के गुणसूत्र में हमारे शरीर के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? युग्मक के गुणसूत्र, युग्मक में गुणसूत्र ये क्या है? शरीर का अन्य कोशिका है, युग्मक के बारे में नहीं पूछा गया है। और शरीर का अन्य कोशिका क्या होता है? 2n बराबर 46, वो तो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। तो इसी कारण से युग्मक में कितना हो जाएगा? तो 2n बराबर 46 है, तो 2 से 46 को कटा देंगे तो 23 बार में कट जाएगा, जिस कारण से n बराबर कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा? 23। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ध्यान रहे, लोग बच्चे 46 मार के आते हैं, लेकिन नहीं, युग्मक बोल रहा है। यही मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो सीधा बोलेगा तो 46 मारेंगे, लेकिन युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो क्या मारेंगे? 23। और आपका आंसर भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सीधा सीधी याद कर लीजिए, आपका बार बार रिपीट हो रहा है। एंडोस्पर्म द्वारा किसमें पोषण, किसे पोषण दिया जाता है? ये पौधे के बारे में बात हो रहा है कि पौधे में जो एंडोस्पर्म पाया जाता है वो किसको पोषण देता है? तो वो भ्रूण को पोषण देता है। किसको पोषण देता है? भ्रूण को। एंडोस्पर्म द्वारा पोषण किसे दिया जाता है? तो भ्रूण को दिया जाता है। पौधे के भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो एंडोस्पर्म के द्वारा मिलता है। चलिए इस स्लाइड में क्या है क्वेश्चन? किस में दोहरा निषेचन पाया जाता है? दोहरा निषेचन क्या होता है? दोहरा निषेचन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ये किसका फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब क्या होता है कि उसका एक यूनिक फीचर होता है किसका? एंजियोस्पर्म का। वैसे पौधे जिसमें फूल लगते हो, क्या लगते हो? फूल लगते हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं और हिंदी में आवृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत बीजी। तो आंसर इसका आवृत बीज हो जाएगा। तो किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? तो दोहरा निषेचन आवृत बीजी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बांस जाति में पुष्पन होता है। मतलब बांस का जितना भी पौधा, ये देखिए आप बांस तो देखे ही होंगे घर के आसपास में। बांस में जो फूल खिले हुए कभी आपने देखे हैं? पुष्पन मतलब क्या? फूल खिलना नहीं खिलने देता है। लोग उतना दिन क्यों रखेगा पता है? ये पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प का मतलब पुष्प खिलता है। बांस के पौधा में फूल आता है और सिर्फ पूरे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आता है। जिस समय फूल आ गया तो ये फिर पौधा सूख के मर जाता है। तो बांस जाति में पुष्पन कितने दिन में होता है? तो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है। लेकिन लोग पुष्पन के अब इंतजार ही नहीं करते। क्यों इंतजार करेंगे? क्योंकि उससे पहले ही बांस का जरूरत होता है, बांस को काट लिया जाता है। इसलिए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन नेट पे आप जाकर के देख सकते हैं बांस का फूल कैसा होता है। तो बांस जाति का पुष्पन कब होता है? तो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस स्लाइड में आता है। और ये स्लाइड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। मैंने बहुत मेहनत से इस स्लाइड को रेडी किया है, आप ध्यान से सुनिए। संतान जो लगभग एक दूसरे के समान हो, साथ ही में उनके पेरेंट भी समान हो, क्या कहलाते हैं? तो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ाया था कि अलैंगिक जनन में क्या होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे ये देखिए, एक अलैंगिक जनन का प्रकार है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब द्विविभाजन, दो भाग में वो विभाजित हो जाता है। दूसरा प्रकार है उसका बडिंग, वो कलिका बना करके अलग हो जाता है। और तीसरा प्रकार है फ्रेगमेंटेशन, वो टुकड़ा टुकड़ा होकर के बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों टाइप क्या है, वो अलैंगिक जनन है। क्योंकि एक ही पेरेंट अकेले मिल करके अकेले मिल करके बच्चे को जन्म दे रहा है। इसमें कोई माता पिता का जरूरत नहीं, कोई अकेला भी है तो वो अपने बच्चे को पैदा कर पा रहा है। इस कारण से ये क्या कहलाया? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे देखिए इसका भी बच्चा एकदम पेरेंट से सेम है। इसका पेरेंट भी वैसा ही था। देखिए फिर से मैं इसको मिटा करके दिखा देता हूँ। देखिए इसका पेरेंट भी वैसा ही है, बच्चा भी सेम वैसा है। इसमें भी देख लीजिए, बडिंग जिसको मुकुलन कहते हैं, मुकुलन में भी क्या है? वही है कि उसका पेरेंट भी वैसा ही है, बच्चा भी वैसा ही है। ये फ्रेगमेंटेशन में भी देख लीजिए, पेरेंट भी वैसा ही है, बच्चा भी वैसा ही है। मतलब जितना भी दोनों बच्चा एक जैसा दिख रहा है, दोनों बच्चा एक जैसा दिख रहा है, दोनों बच्चा एक जैसा दिख रहा है। तो मतलब क्या है कि अलैंगिक जनन का बच्चा अपने पेरेंट से पूरा मिलता जुलता होता है, और साथ ही साथ वो अपने सिबलिंग्स मतलब जितने भी भाई हैं उसके, बहन हैं, वो सबका एक जैसा दिखता है। तो उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो आपको इस स्लाइड में ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। और क्लोन का क्या खासियत है? क्लोन क्या होता है? आपस में आइडेंटिकल होता है, पूरा समान होता है। वो जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होता है, आनुवांशिक रूप से भी आइडेंटिकल होता है, और ऊपर से देखने में भी एकदम समान दिखते हैं। ठीक है, आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अब ये कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन एक अगेन अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन का प्रकार है, उसको क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। तो अदरक में जो अदरक के द्वारा जो होता है कायिक प्रवर्धन, वो किसके द्वारा होता है? तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, राइजोम। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा क्या होता है? अदरक होता है। और फिर जो इसका ऑप्शन है वो भी आपको याद रखना है, ट्यूबर के द्वारा किस में होता है? तो आलू में। किस में होता है? आलू। आलू में क्या होता है? ट्यूबर के द्वारा आता है। और जो बल्ब है, क्या बल्ब का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो प्याज। किस में होता है? प्याज में। आपको स्लाइड क्लियर करके मैं एक दो बार और से रिवाइज करवा दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यही तीन में से कोई एक पूछ जाता है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। अगर ट्यूबर पूछ ले, किसका क्या पूछ ले? ट्यूबर विधि से किस में होता है? ट्यूबर से किस में होता है? तो आलू में। किस में? आलू में। आपको ये ध्यान रखना है, आलू में ट्यूबर विधि से होता है। लेकिन अगर बल्ब से पूछ ले, क्या पूछ ले? बल्ब से, तो बल्ब से आपको ध्यान रखना है प्याज। क्या याद रखना है? प्याज के से ही कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। नहीं भी याद हुआ तो आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और ध्यान से देखिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ क्योंकि ये बहुत रटने वाला चीज़ है। अदरक, राइजोम, ट्यूबर, आलू, बल्ब, प्याज। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किसमें पादप काय अवगुणित होता है। मतलब यह है कि यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा पौधा है जो कि अवगुणित होता है। वो पौधा द्विगुणित होता ही नहीं, उसका पौधा पूरा ही अवगुणित होता है। अवगुणित मतलब हैप्लॉइड, वो हम समझाए थे एन। तो अवगुणित पूरा पौधा है किसमें, तो आपको पौधा को कितने वर्गों में जब बांटा गया है तो 5 वर्ग में, आपको ध्यान होना चाहिए। क्या होता है, 5 वर्ग में। पहले आपको मैं ये समझाता हूँ। पहला क्या है, एल्गी जिसको शैवाल कहते हैं। दूसरा क्या है, फंगी जिसको हम लोग कवक कहते हैं। तीसरा क्या है, ब्रायोफाइट जिसको हम लोग ब्रायोफाइट ही कहते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस तरीके से पौधे को धीरे धीरे ग्रोथ होते गया, पौधा में विकास होते गया। तो शुरुआती जो 3 हैं वो शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट, ये तीनों क्या होते हैं, अवगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अवगुणित होते हैं। शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट ये तीनों अवगुणित होते हैं। इस कारण से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। तो क्या है क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने पादप किसमें पादप काय अवगुणित होता है। तो सारा में क्या होता है, पादप काय अवगुणित ही होता है, चाहे वो शैवाल हो, कवक हो या ब्रायोफाइट हो। ठीक है। तो आज मतलब अब सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से इतना ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। आप बेहतर तरीके से 2-3 बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है। और मेरे ख्याल से आप इस कोर्स को अवेल कर लीजिए, मात्र 300 में है। आपको चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप बेहतर तैयारी कर लेंगे कम समय में। कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ज़रूर सबका सपना पूरा होगा, आपको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।